क्या आपको मनीष दलाल के केस के बारे में पता है? क्योंकि 2003 के अंदर है ना मनीष दलाल का केस पूरे भारत के अंदर काफी ज्यादा वायरल हो रहा था और लगभग तब पूरे न्यूज चैनल के ऊपर लाइव मनीष दलाल के बारे में दिखाया जा रहा था और लगभग इस केस की चर्चा है ना तब अमेरिका तक पहुंच गई थी। यहाँ पर हुआ यह था कि मनीष दलाल की है ना शादी होने वाली थी और जिस लड़की के साथ शादी होने वाली थी, जिस दुल्हन के साथ, उस दुल्हन ने शादी करने से कुछ घंटे पहले है ना मनीष दलाल के खिलाफ एफआईआर फाइल कर दी पुलिस स्टेशन के अंदर और कहा है उस एफआईआर के अंदर कि ये मनीष दलाल जो है ना मुझसे और ज्यादा दहेज मांग रहा है जो कि मेरे पास है नहीं और अगर मेरे घर वाले ये दहेज नहीं देते तो फिर मनीष दलाल मेरे साथ शादी तोड़ने वाला है। और लगभग तब मनीष दलाल का ये केस पूरे भारत के अंदर इतना ज्यादा वायरल हो रहा था, तब लाइव टेलीविजन के ऊपर दिखाया जा रहा था कि मनीष को किस तरीके से घर के अंदर जाके नींद से उठाकर उसको अरेस्ट किया जा रहा है, गाड़ी के अंदर बिठाया जा रहा है, पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जा रहा है। यहां तक कि मनीष दलाल की शादी जिस मंडप के अंदर होने वाली थी उस मंडप को भी दिखाया जा रहा था, उसके अंदर जो प्लेटें लगी हुई थी, खाना तैयार हो रहा था, खाना तैयार किया जा रहा था, प्लेट के अंदर लगाया जा रहा था, सब कुछ चीजें मतलब मनीष के बारे में हर एक चीज दिखाई जा सकती थी, वो चीज न्यूज चैनल के ऊपर लाइव तरीके से दिख रही थी। तब पूरे भारत के अंदर है ना सभी लोग इस लड़की को काफी ज्यादा बहादुर लड़की है ऐसा बोल रहे थे। यहां तक कि तब अमेरिका की बड़ी टेलीविजन होस्ट इस लड़की का इंटरव्यू लेने के लिए भारत के अंदर आई थी जिसका के नाम ओपरा विल्फ्री है, शायद आपको इसके बारे में पता होगा। और इस लड़की का ये जो बहादुर किस्सा है ना, हमारे स्कूल के अंदर जो छठी क्लास है उस छठी क्लास के अंदर जो किताब आती है उसके ऊपर एक चैप्टर तक लिख डाला कि ये लड़की कितनी बहादुर है। लेकिन जब 2012 के अंदर कोर्ट के अंदर इस केस का आखिरी फैसला हुआ, तब जब इसका रिजल्ट आया तब सभी लोग लगभग हैरान थे और अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, क्योंकि तब पता चला कि इस लड़की ने जानबूझकर झूठी एफआईआर फाइल की थी इस मनीष दलाल के खिलाफ और वो लड़की किसी के साथ भागकर जाना चाहती थी, भागकर शादी करना चाहती थी। उस लड़की का ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर चल रहा था और वो बस इस मनीष दलाल के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए इसने मनीष दलाल के खिलाफ ये एफआईआर झूठी फाइल की। इस अतुल का भी केस कुछ ऐसा ही है। अतुल कभी भी सुसाइड नहीं करता अगर वो महिला जज उसके साथ ठीक से बर्ताव करती तो। अतुल ने अपने सुसाइड नोट के अंदर 5 लोगों के नाम लिखे जिनकी वजह से वो सुसाइड कर रहा था, उसमें सबसे पहले नंबर के ऊपर आते ही वो महिला जज। अतुल ने अपने सुसाइड नोट के अंदर उस महिला जज के साथ का एक किस्सा बताया। अतुल से उस महिला जज ने पूछा कि तुम सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते, तब अतुल ने कहा कि मुझे मेरी बीबी और मेरे ससुराल वाले अब तक 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे लेकिन आप 3 करोड़ रुपए मांग रहे हैं जो कि मेरे पास नहीं है। तब उस महिला जज ने कहा कि होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़ रुपए, इसलिए तो वो ससुराल वाले तुमसे 3 करोड़ रुपए मांग रहे होंगे। तब अतुल इस बात से शॉक हो गया और ऊपर से उस महिला जज ने 5 लाख रुपए रिश्वत भी मांगी अतुल से ये मामला सेटलमेंट करने के लिए, जो कि अतुल ने नहीं दिए। अतुल ने सुसाइड नोट के अंदर दूसरे नंबर पर अपनी पत्नी को रखा, जो कि आगे चल के मैं उसके बारे में बात करूंगा, वो काफी हैरानजनक बात है। तीसरे नंबर पर सास को रखा है, सास का एक उसने अपना किस्सा बताया उस सुसाइड नोट के अंदर। अतुल ने कहा कि एक बार कोर्ट के अंदर हियरिंग खत्म होने के बाद वो बाहर आया, तब उसकी सास आके बोलती कि तुमने अब तक सुसाइड नहीं किया, क्योंकि तुम तो उस दिन हियरिंग के अंदर बोल रहे थे जज के सामने कि तुम सुसाइड कर लोगे, तुम सुसाइड कर लोगे। मुझे लगा कि शायद तुम सच में सुसाइड कर लोगे, लेकिन अब तक तुमने किया नहीं सुसाइड। तो फिर अतुल की सास डायरेक्टली अतुल से आके पूछ रही थी कि तुम कब करने वाले हो सुसाइड। अतुल ने चौथे नंबर पर सुसाइड करने के लिए अपने साले को जिम्मेदार ठहराया है और 5वें नंबर पर उसके ससुर अंकल को जिम्मेदार ठहराया है। अतुल ने मरने से पहले 25 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा, 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया और बाद में सुसाइड किया। यहाँ पर एक सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी आपके अतुल के बारे में। अतुल एक एआई इंजीनियर था, अतुल प्रॉपर बिहार का था, उसकी शादी जौनपुर की एक लड़की से हुई थी 2019 के अंदर और अतुल और उसकी बीवी बेंगलोर के अंदर रहती थी। अतुल ने अपनी सुसाइड नोट के अंदर कहा कि मैंने शादी होने के बाद मेरे बीवी के कहने पर मेरे ससुराल वाले को 15 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए दिए थे, लेकिन बाद में मेरे ससुराल वालों ने है ना और ज्यादा पैसा मांगा, जो कि मैंने कुछ पैसा दिया, लेकिन बार बार पैसा मांगने के बाद है ना मेरे पास पैसे थे नहीं, तो फिर मैंने पैसे देने से मना कर दिया, मेरे बीवी को भी और मेरे ससुराल वालों को भी। लेकिन बाद में मेरी बीवी ने है ना मुझे धमकियां देने शुरू कर दिए और पैसा देने के लिए कहने लगी, लेकिन बाद में मैंने पैसा नहीं दिया, तो फिर ससुराल वालों को पैसे ना देने के कारण मुझे मेरी बीवी 2022 के अंदर छोड़कर निकल गई, मेरे बच्चों को साथ लेकर गई। तो फिर अतुल ने अपने सुसाइड नोट के अंदर कहा कि जैसे मेरी बीवी मुझे छोड़कर जैसे अपने मायके जाती है तब मेरे ऊपर एक एफआईआर फाइल होती है। उस एफआईआर के अंदर अतुल के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, दहेज, उत्पीड़न और हत्या करने के आरोप लगाए गए थे, अलग अलग तरीके के अलग अलग सेक्शन के अंदर। तो फिर अतुल जो है ना ये एफआईआर देख के काफी ज्यादा डर जाता है, तो फिर बदले में उसकी बीबी और उसके ससुराल वाले 1 करोड़ रुपए मांगते हैं अतुल से ये केस वापस लेने के लिए, जो कि अतुल देता नहीं। अतुल ने अपने सुसाइड नोट के अंदर यह भी कहा कि मुझे मेरे बच्चों को दिखाकर है ना पैसे मांगे जा रहे थे, उसका जो 4.5 साल का लड़का था उसको दिखाकर, उसको ढाल बनाकर, उसको हथियार बनाकर पैसे मांगे जा रहे थे। अतुल ने कहा कि मैंने कुछ बार पैसे भी दे दिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं भी क्या करता, क्योंकि मेरे पास भी मेरा परिवार है, उसके माँ बाप है, उनको संभालना है और बाकी की और भी चीजें है।
लेकिन फिर भी है ना अतुल सहता गया। और अतुल ने कहा कि आपने बच्चों को हथियार बनाकर पैसे मांगना काफी ज्यादा गलत है, ऐसा काम किसी के साथ भी बिल्कुल होना नहीं चाहिए। अतुल ने यहाँ पर अपने सुसाइड नोट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कही कि उसने कहा अगर मैं सच में मेरी बीबी की हत्या करने की कोशिश कर रहा था या फिर दहेज मांग रहा था या फिर उसका उत्पीड़न कर रहा था तो फिर उसने 3 साल तक क्यों वेट किया एफआईआर फाइल करने के लिए। ये एफआईआर 2019 या 20 के अंदर भी कर सकती थी। मतलब अतुल हम सबको यहाँ पर यह कहना चाहता था कि जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया जा रहा था उसकी बीबी और उसके ससुराल वाले की तरफ से। अतुल ने कहा कि लगभग 2022 से लेकर 2024 तक उसके ऊपर लगभग 9 एफआईआर फाइल की गई। जब कोर्ट के अंदर जज ने पूछा कि इतनी एफआईआर क्यों फाइल की, तब उसके बेबी को भी पता, अतुल ने तो कहा मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन जब उसके बीबी को कोर्ट के अंदर पूछा गया कि इतनी ज्यादा एफआईआर क्यों फाइल की गई, तब उसके बीबी के पास भी उसका आंसर नहीं था। तब उसके बीबी ने खुद कहा, जो कि उसके बीबी का नाम था निकिता ने कहा कि इतने ज्यादा एफआईआर के बारे में मुझे भी पता नहीं है। निकिता ने कहा कि मेरे वकील ने मुझे बिना बताए ये अतुल के ऊपर एफआईआर फाइल की। मतलब है ना, हमें नॉर्मली देखने को मिलता है कि अगर कोई महिला एफआईआर फाइल करती है ना तो फिर उसके वकील है ना और ज्यादा हो सके तो ज्यादा खतरनाक धारा उस व्यक्ति के खिलाफ लगाते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा एफआईआर फाइल करने की कोशिश करते हैं ताकि कोर्ट के अंदर उस महिला का है ना केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग बने। यहाँ पर भी सेम उस वकील ने यही किया, उस अतुल के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा एफआईआर फाइल की। लेकिन यहाँ पर भी सब कुछ क्रिस्टल और क्लियर साफ दिखाई दे रहा था जज को, लेकिन फिर भी जज ने है ना अतुल को ना देखते हुए सारे फैसले इस अतुल के खिलाफ दे डाले। और यहाँ पर है ना ऊपर से अतुल ने यह भी लिखा कि ये जो जज थी महिला जज रिश्वत ले रही थी अगली तारीख देने के लिए। और यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, अगर कोई भी जज ज्यादा से ज्यादा तारीख देता है ना, चाहे पैसे लेकर दो या फिर कैसे भी दो, तो फिर ज्यादा से ज्यादा चांस बन जाते हैं कि वहां पर है ना उस केस का बहुत ज्यादा जल्दी निपटारा हो जाता है, मतलब उस केस की सुनवाई हो जाती है। और अतुल ने भी यही यहाँ पर कहने की कोशिश की कि मेरी बीबी यहाँ पर इस जज को पैसे देकर पास वाली तारीख ले लेती थी और सुनावनी ज्यादा से ज्यादा तेज करती थी ताकि इस केस का निपटारा हो। और यही हुआ यहाँ पर अतुल के साथ। अतुल यहाँ पर ये केस हार गया। अतुल को है ना आगे चलकर हाई कोर्ट के अंदर या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाद में है ना ये केस दाखिल करना था, लेकिन अतुल वहां पर गया ही नहीं। अतुल ने डायरेक्ट सुसाइड कर लिया, जो कि गलत किया। किसी को भी यहाँ पर सुसाइड बिल्कुल करना नहीं चाहिए, ये काफी ज्यादा गलत है। 2005 के अंदर है ना आत्महत्या रेट बताया गया था कितने प्रतिशत पुरुष सुसाइड करते हैं और कितने प्रतिशत महिला सुसाइड करती है। तब कहा गया था कि लगभग 58% पुरुष सुसाइड करते हैं और लगभग 48% महिलाएं सुसाइड करती है। लेकिन जब 2022 के अंदर फिर से सुसाइड रेट की एक रिपोर्ट सामने आई, तब पता चला लगभग अब है ना 72% पुरुष सुसाइड करते हैं और लगभग 28% महिलाएं अब सुसाइड करती है। और इसके अंदर भी सबसे ज्यादा सुसाइड का आंकड़ा है ना पुरुषों का है। इसके अंदर भी लगभग 31% लोग इसीलिए सुसाइड करते हैं क्योंकि उनका मामला कहीं ना कहीं कोर्ट या फिर केसेस के अंदर चल रहा है, उनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार से ना एफआईआर हुई है या फिर कोर्ट के अंदर उनके मामले चल रहे हैं।